सर खैराती तो एक बहुत सारे चीज हैं जो परिचित है, लेकिन एक परिचित आपका प्रिय एक राहुल देव है, इसने आवरण ओढ़ा हुआ रहा है। और आपको आश्चर्य लगेगा आज उसने जो षड्यंत्र किया, देखिए अपना फोटो के जगह पर इसने गांधी की तस्वीर लगाई है। ये सफेद दाढ़ी वाला षड्यंत्रकारी आजकल टेलीविजन चैनलों पे दिख रहा है। आजकल खलियर खैराती लिख रहा है बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार, परिवार के 14 लोगों की इससे ज्यादा क्रूर हत्याओं के दंडित हत्यारों का सार्वजनिक सम्मान और उसका विरोध न करने वालों को अधिकार नहीं है हमास की बर्बरता के लिए पूरे समुदाय को लांछित करने का। धर्मांधता, प्रतिहिंसा से हिंस जानवर बन जाने वाले सब जगह हैं। कितना खतरनाक ये लोग हैं। बिल्किस बानो के वाले मामले में उम्र कैद की सजा हुई। अदालत ने नेक नियति पे जो रूल है कानून के मुताबिक उसके आधार पे सरकार द्वारा माफी हुई, अदालत ने मुहर लगाई। किसकी तुलना ये कर रहा है? हमास के आतंकी हमले पर ये चुप रहा, लेकिन हम जैसे लोग जब इस पे बोल रहे हैं तो ये कह रहा है कि बिल्किस बानो पे हमने, अब तो बिल्किस बानो पे हम तब भी चुप नहीं रहे। और बिल्किस बानो को तो सजा हुई। ऐसे धूर्त, मतलब धूर्त जैसे शब्द तो बहुत छोटे हैं इन चिरकुटों के लिए, ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग सालों भारतीय पत्रकारिता पर काबिज रहे। इंडिया का जो आज तक है उसका एडिटर इन चीफ था सर। ये उन आतंकवादियों के दलाल हैं जिन्होंने कल इजराइल में खून खराबा, बलात्कार हजारों लोगों के साथ किया है। ये क्या कह रहा है मुनीष जी? ये बिल्किस बानो का बहाना लेके कह रहा है कि उन आतंकियों के खिलाफ कोई बात मत करो, उन आतंकियों की कोई आलोचना ना करो, उन आतंकियों की कोई निंदा ना करो। तो ये काम उन आतंकवादी का दलाल ही कर सकता है, और तभी कर सकता है जब इसको आतंकवादियों से पैसा मिलता हो। अन्यथा इस आदमी को बिल्किस बानो और वहां गुजर दिया इसने। अरे इसको जवाब दे मनीष जिजरा कि अगर इसको इतनी बड़ी चिंता है, बता रहा कि फिलिस्तीन के वालों को कुछ मत कहो क्योंकि यहाँ बिल्किस बानो वाले मामले में लोग छूट गए, वो तो सजा पाए थे न्यायालय के आदेश के बाद छूटे, तो फिर तुमको भी कोई अधिकार नहीं है राहुल देव कि क्योंकि जब 47 से 2023 24% से हिंदू घट के 2% रह गए। क्या हो कारण है? हर साल सैकड़ों मंदिर तोड़े जाते हैं पाकिस्तान में और हजारों हिंदू बेटियों के साथ, सिख बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। तब तुम अगर चुप रहते हो तो तुमको भी कोई हक नहीं है कि तुम बिल्किस बानो पे बोलो, क्योंकि तुम 47 साल से, मतलब 47 से 2023 तक पाकिस्तान में जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हजारों बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, तब तुम मुर्दों की तरह चुप रहे राहुल देव। जब तुम एडिटर बन के बैठते थे तब भी तुमने एक शब्द नहीं बोला। तो तुमको भी कोई अधिकार नहीं है कि तुम बिल्किस बानो के पक्ष में वकालत करो, ज्ञान पे लो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम आतंकवादियों के दलाल की तरह बड़ी शालीन भाषा में बड़ा सफेद पोस्ट बन के उन आतंकवादियों की दलाली में जुटे हो जिन्होंने कल कत्लेआम किया है इजराइल में, हिंदुस्तान के दोस्त के यहाँ कत्लेआम किया है। तुम्हारे क्यों आग लगी हुई है? और अगर तुम्हारे यहाँ आग लगी हुई है तो तुम्हारे आग तब क्यों नहीं लगी थी जब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं की हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया? तब तुम्हारे क्या जबान कट गई थी कि को हो गया था तुमको? तब तुम्हें नहीं शर्म आई? तब तुम्हारी संवेदना नहीं जागी? कभी इसने मनीष जी, इस आदमी ने कभी पाकिस्तान की निंदा नहीं की, ये कभी पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला। कश्मीर से 3 लाख हिंदू भगा दिए गए। ये आदमी पता नहीं कौन सा गांजा पिए था, इसने कभी कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख आतंकवादी भगा दिए गए। गिरजा टिक्कू जैसी महिलाएं आरे से काट दी गई। ये आदमी मुर्दों की तरह मान रहा, और इसको बिल्किस बानो की याद आ रही है। तो जिसके लिए सजा हुई 14 लोगों को, तो ये ना साहित्यकार है, ना पत्रकार है, ना भाषाविद है, ये एनजीओ का गोरख धंधा करता था, और अब ये आतंकवादियों की दलाली कर रहा है कि उनको गाली देने वालों को कोस रहा है। तो ये काम कोई आतंकवादी का दलाल ही कर सकता है, ये कोई पत्रकार नहीं कर सकता। या तो ये बताए कि इसने इसी तरह से कश्मीर के आतंकवादियों को कब कोसा, कब इसने कश्मीर में 3 लाख हिंदुओं के आंसू पहुंचे? तब ये चुप रहते हैं मुर्दों की तरह, और आतंकवादियों की दलाली करने के लिए ये खुलकर आ जाते हैं मैदान में। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि दूसरे लोग तो कम से कम राक्षसी चेहरा दिखता है, राहुल देव जैसे लोग सोफिस्टिकेटेड बुजुर्ग बने हुए हैं। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ गांधी को इस्तेमाल नेहरू ने किया एक बूढ़े के रूप में, केजरी ने अन्ना को इस्तेमाल, क्योंकि हम वो समुदाय हैं जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसने अपने आप को सोफिस्टिकेटेड, बहुत मीठा बोलेगा ये। नहीं मनीष, ये 3 लाख हिंदू जब कश्मीर से भगाए जाएंगे
तब ये मुर्दों की तरह बन जाएंगे और बिल्किस बानो के लिए नाचेंगे। तो सोच लीजिए कितने दोगले और दोहरे चरित्र के लोग हैं जो केवल आतंकवादियों की उनको कवर फायर देने के लिए ही सक्रिय हैं। और क्योंकि इसका 9 साल से मनीष ये एनजीओ का गोरख धंधा करता था, ये भी भाषा का ठेका लिए हुए था। कैसी भाषा, कितना ठेकेदार है सब जानते हैं, चैनलों में कैसी भाषा इस्तेमाल होती थी। क्योंकि 9 साल से वो गोरख धंधा बंद है, नरेंद्र मोदी ने सारे कमाई के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो अब ये इस तरह से जहर फैला रहा है। बिल्कुल, इन सबको पहचानना इसीलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं कि वो पाड़े, वो सनसनीबाज और वो गादारी खुजलाने वाला, वो बहुत क्रांतिकारी, सिर्फ यही लोग खिलाड़ी हैं। इन सबको आप लोग, क्योंकि ये सब क्लियर हो चुके हैं बहुत दिनों से, इन सब के सच को समझिए। और इंटरेस्टिंग सर देखिए, अभी हमने एक शो अभी किया था 1 घंटा पहले, जब ये जो पाड़े है, ये पाड़े पैरवी कर रहा था, हम लोगों ने अप्रैल जून में किया था, उमर खालिद की पैरवी कर रहा था कि उमर खालिद को 1000 दिन से जेल में रखा गया है। ये जून में किया था और उसके बाद उमर खालिद के लिए अमेरिका में जाकर मार्केटिंग किया था जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे। इंटरेस्टिंग सर ये है कि इस पूरे मामले में आज जो है वो जो आपको एक आतंकी जो अभी आईएसआईएस का जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, आईएसआईएस के उस आतंकी ने जो खुलासा किया है उसमें कहा है कि उमर खालिद और शरजील इमाम ये सबके सब आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। जरा समझिए सर, मैंने विश्लेषण किया, व्यूअर्स को सुनना चाहिए जरूर। वो आईएसआईएस के लिए काम करता था उमर खालिद और शरजील इमाम। ये जो आतंकी पकड़ा गया है, आईएसआईएस का आतंकी जो पुणे मॉडल है, जो हमला करना था जिसको अयोध्या के राम मंदिर पर, उसने इन लोगों का नाम लिया। आप सोचिए, इसको जोड़ लीजिए यदि, तो इसका मतलब है कि पाड़े ये गैंग जो है वो आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है। जैसे गणित में जो हम जो सवाल करते हैं कि 2 = 4 और 4 = 6, इट मींस 2 = 6 हो गया। तो ये जो पूरा खेल है, इस खेल से ये लगता है कि ये सब के सब जो हमास की अप्रत्यक्ष रूप से साथ खड़े हैं, चाहे राहुल देव हो, ये जितने खैराती हैं। अब कमाल की बात यह कि मैं जब टाइमलाइन चेक कर रहा था तो पाड़े 5 दिन से कुछ नहीं बोला है। इस सबको लग रहा है कि न्यूज क्लिक वाले में फंसे, क्योंकि न्यूज क्लिक का रिश्ता आईएसआई से शामिल हो गया है और इन लोगों का और शरजील इमाम और उमर खालिद का रिश्ता आईएसआईएस से। और इसी शरजील इमाम के साथ पाड़े खड़ा था, कहा था इससे कि नहीं, शरजील इमाम पढ़ा लिखा इंजीनियर है, काबिल आदमी है। उमर खालिद के लिए इसने पैरवी की कि 1000 दिनों से बंद क्यों है। तो आपको लगता है कि आज हमास के साथ जो इनकी चुप्पी है, और राहुल देव जैसे लोग कह रहे हैं कि हमास पे बोलने का अधिकार नहीं है, इस सब के सब भारत विरोध किसी बड़ी साजिश के लिए खेल रहे हैं। नहीं मनीष जी, भाई मैंने कहा ना कि ये इस हमले ने बड़ा खतरा उजागर कर दिया है। मैं जरा इसी राहुल देव के उससे जरा और नंगा करता हूं इन लोगों को, बिल्कुल उदाहरण के साथ। मनीष जी, ये बिल्किस बानो के लिए मनीष जी पिछले 5-6 महीने से तड़प रहा है। इसका जब कोई कुकर कोई मुसलमान करता है, कोई अपराधी करता है, कोई आतंकवादी करता है, तो ये बिल्किस बानो के घुघरू बांध के नाचने लगता है। ये तो जरा इसको जरा आईना और दिखा दूं तो ये प्रतीक है, इसके साथ इसके माध्यम से उन सारे खैरातियों को आईना दिखाता हूं मनीष जी, जो बिल्किस बानो पे नाच रहे हैं, कपड़े उतार के नाच रहे हैं। एक बात मनीष जी, जब 2002 में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी और उस पीडीपी की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने कहा है कि ये लिस्ट है आतंकवादियों की, इनको तुमको बिना शर्त छोड़ना पड़ेगा। और वो जब नवंबर 2002 में सरकार बनी और 8 दिन बाद उसमें से आतंकवादी छोड़े गए। उसमें छोड़ा कौन गया था मनीष जी? उसमें छोड़ा गया था यासीन मलिक। तो यासीन मलिक जिसने गिरजा टिक्कू को आरे से काट डाला, जिसने हमारे 4 एयरफोर्स के अफसरों को मार डाला और बड़े गर्व से वो कहता था, उस यासीन मलिक को जो मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में दामाद बना के बुला रहा था, तब ये राहुल देव कहां सो रहा था? ये मुर्दों की तरह कहां मौन था? इसने आज तक इसने राहुल गांधी से क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस से इसने क्यों नहीं कहा कि जो गिरजा टिक्कू के हत्यारे, जिसको गिरजा टिक्कू को आरे से काट देने वाले यासीन मलिक को जो कांग्रेस प्रधानमंत्री दफ्तर में बुला के सम्मानित करती है, उस कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि वो बिल्किस बानो की बात करे। लेकिन ये राहुल देव, तब इसकी जबान टूट गई थी, तब ये आज तक नहीं बोला और ना आज भी नहीं बोलता। ये गिरजा टिक्कू के हत्यारे यासीन मलिक के उसमें चुप रहता है, लेकिन बिल्किस बानो में जो 14 साल की सजा काटा है उनके लिए नाचता है। तो सोच लीजिए
इरादे क्या हैं, ये कहां से किसकी कठपुतली है और किसके इशारे पर ये क्यों नाचता है। ये हमेशा नाचता है मनीष जी इसी तरह से। तो आज इसको जवाब देना चाहिए कि जब ये यासीन मलिक पे इसकी जबान टूटी हुई थी, इसने एक शब्द नहीं बोला, जिसने गिरजा टिक्कू को आरे से काट डाला था, तो आज ये बिल्किस बानो के लिए क्यों नाच रहा है। तो इसको कहीं से इशारा मिलता है, कठपुतली है ये उनकी, और उसके लिए इसको बाकी मेहनताना मिलता होगा तब ये। इसीलिए कितनी बेशर्मी से मनीष जी, कितना बेरहम होना चाहिए आदमी को कि उन इजराइल में नंगा नाच करने वाले हत्यारों के खिलाफ तो मनीष जी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उनको गाली देने वालों को गाली ये दे रहा है। तो सोच लीजिए किस टाइप के लोग हैं, जो बड़े सफेदपोश दिल्ली के दलाल, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था खान मार्केट गैंग, यही लोग हैं गैंग वो। बिल्कुल, आपने याद दिला दे खान मार्केट गैंग, और अभी प्रधानमंत्री ने कहा था शहरी नक्सल, तो ये लोग तिलमिला गए थे शहरी नक्सल जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ये न्यूज क्लिक के खेल खुलने से पहले प्रधानमंत्री ने जो शहरी नक्सल कहा था वो इन्हीं लोगों के लिए कहा था। आज से पहले इन लोगों को जवाब नहीं देता था सर, हम लोगों जो जिस तरह हम लोगों के माध्यम से, तो पब्लिक को लगता था कि ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है वही। और मनीष जी का जरा आतंकी प्रेम बता दूं कि 2006 में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे एमडी वानी, उनकी अदालत में बिट्टा कराटे की जमानत का मुकदमा पहुंचा और उन्होंने उसको जमानत दे दी। और बिट्टा कराटे वो आदमी है जो बाकायदे वीडियो में आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो बाकायदे इंटरव्यू देता था कि मैंने 40 कश्मीरी पंडितों को मारा, मैंने 18 कश्मीरी पंडितों को मारा। उसका जब मुकदमा पहुंचा जमानत का, एमडी वानी ने उसको जमानत दी, लेकिन मनीष जी उसके साथ उन्होंने जो कहा था वो शर्मनाक था। उन्होंने कहा था कि इस आदमी के खिलाफ इतने सबूत हैं कि इसको मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास की सजा निश्चित तौर पर होगी, लेकिन मुझको इसको जमानत इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि अभियोजन ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जरा समझिए। और वो जो दिल्ली के संदर्भ में मैं कहता हूं कि अभियोजन माने सरकार, जो वहां पे सरकार को जिसको इसकी जमानत का विरोध करना था, तो एमडी वानी ने इसको जमानत देते समय ये लिखा था। तो मनीष जी उसमें कांग्रेस और पीडीपी की सरकार थी। यानी जो आदमी वीडियो पे कह रहा था कि मैंने 40 कश्मीरी पंडितों की हत्या की, उसको किस तरह से चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर के छोड़ा और क्या कहा, वो आदमी छूट गया बिट्टा कराटे। और 2006 से 2014 तक वो नंगा नाचता रहा, खुलेआम घूमता रहा। तब ये राहुल देव कहां था? तब इस राहुल देव को क्यों नहीं याद आई? तब इसने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं सवाल पूछे? क्यों नहीं ये लगातार उनको चोंच मारता रहा कि तुमने ये कुकर्म क्यों किया? क्योंकि वो तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये अभियोजन ने रुचि नहीं दिखाई। तब ये मुर्दों की तरह मौन था, तब ये गांजा पीता था कि भांग पीता था, इसको बताना चाहिए कि क्या होश हवास क्यों नहीं था ये। तब इसकी 40 पंडितों का हत्यारा, और उसके लिए चीफ जस्टिस कह रहा है कि ये मुझको क्यों छोड़, इसको जमानत देनी पड़ रही है, और 2014 तक रहा। तब इसने कभी राहुल गांधी से नहीं पूछा। मनमोहन सिंह का तो गुलामी करता रहा, कैसी भक्ति करता था ये चैनलों पे बैठ के, तब ये नौकरी करता था टेलीविजन चैनलों पे। तो आज इसको जरा ठीक से इसका आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। तब ये यासीन मलिक पे ये नहीं बोला जो दामाद बन के पीएमओ में था, बिट्टा कराटे पे नहीं बोला, लेकिन बिल्किस बानो पे ऐसा तड़प रहा है जलबिन मछली की तरह। तो निश्चित तौर पे इसका मालिक कहीं और बैठा है, ये कठपुतली की तरह नाच रहा है। क्यों कभी इसका मालिक ने इसको इशारा किया होगा कि बड़ी गाली दी जा रही है उन हत्यारों को जिन्होंने इजराइल में हत्या की। तो ये आज ये आ गया रूप बदल के मारीच की तरह। बिल्कुल सर, आज मैं देख रहा था खैराती पाड़े, ये सनसनीबाज, ये सब के सब चुप्पी लगा गया, लेकिन ये चिरकुट नग्न हो गया। इसका मतलब इसको तुरंत ताजा माल मिला है, इसीलिए नग्न हो गया। और मैंने इसीलिए कहा किसी आतंकवादी की दलाली बिना पैसे के कोई कर ही नहीं सकता। या तो आतंकवादी उसकी दलाली कर सकता है, या पैसे लेने वाला दलाल उसकी दलाली कर सकता है। अब ये क्या है, ये भगवान जाने, भगवान जाने। तब ये समझिएगा कि अब चूंकि ये लोग नग्न हो रहे हैं, हम जैसे लोग जब परसेप्शन के साथ इसके सच को लगते हैं, सोचिए कि कितनी चालाकी से खेल। मैं बहुत गंभीर इशारा कर रहा हूं। आज मैंने जो शो किया उस चीज को समझिए कि सीधे आईएसआईएस के लिए कह दिया गया कि सरजील इमाम और उमर खालिद आईएसआईएस के लिए काम करता था। अभी मैंने शो किया, उसे जरूर आप लोग देखिएगा। उस उमर खालिद और सरजील इमाम की पैरवी यदि रवीश पांडे करता था तो क्या मुफ्त में करता होगा? क्या यूं ही करता होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर खालिद की पैरवी की यूं ही की, सरजील इमाम की उस समय यदि इसने पैरवी की तो यूं ही की।
तब समझ में आता है कि आज ये दुनिया भर जो घूम रहा है किस खैरात के खेल पर। और ऐसे ऐसे लोग भारत का अन्न खाते हैं, ऐसे ऐसे निर्लज लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से अपने आप को गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या गढ़ते हैं। तब समझिए इस देश में अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये चौंकाने वाली बात है, ये चौंकाने वाली बात।